ठीक। तो क्या पढ़ना था? भारत परिषद अधिनियम 1858 पढ़ चुके थे। भारत परिषद अधिनियम 1858 पढ़ लिया था हमने। साथ में हमने पढ़ लिया था 1873 का अधिनियम, जिसके तहत 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था। दो बातें याद रखना है कि 1858 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार खत्म किए गए थे भारत से। कौन से अधिकार? प्रशासनिक और विधिक अधिकार खत्म किए गए थे। बार बार एक ही बात है कि 1858 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग नहीं किया गया था। क्या किया गया था? उसके प्रशासनिक और विधिक अधिकार को खत्म किया गया था। प्रशासन करने और विधि यानी कानून बनाने का जो अधिकार था वह ब्रिटिश क्राउन के अधिकार में चला गया था, ब्रिटेन के सम्राट के अधीन चला गया था। कंपनी को केवल व्यापार करते रहने की छूट दी गई थी। इतनी बातें हुई थी। जबकि 1873 में एक जनरल अधिनियम आया था, सामान्य अधिनियम आया था, जिसके तहत 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से भंग कर दिया गया था। ठीक है ना? अब उसके आगे की बातें हमें पढ़ना है, तो डालना है भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 जाने, उससे पहले बीच के थोड़ी सी घटनाओं की चर्चा हमें करना है। साथ में हमने यह भी पढ़ लिया था रॉयल टाइटल एक्ट के बारे में। हमने पढ़ा था ना कि 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के द्वारा रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी, भारत साम्राज्य घोषित किया गया था। ठीक है। आखिर भारत परिषद अधिनियम आया क्यों था, यह जानना है। तो भारत परिषद अधिनियम क्यों आया, थोड़ा सा हम एक अध्ययन कर लेते हैं। तो 1881 में आया था प्रथम कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम, जिसको प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कहा जाता है। पहला कारखाना अधिनियम आया था 1881 में, या पहली फैक्ट्री अधिनियम आई थी। और इस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कह लेंगे तो लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल या वायसराय थे। रिपन को क्या कहा जाएगा? भारत में स्वशासन का जनक कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है रिपन को। ठीक है। अब इस प्रथम कारखाना अधिनियम में जो अंग्रेजों ने दिया था या फैक्ट्री अधिनियम दिया था, इसमें 3 बिंदुओं पर ध्यान देना है कि इस पहले कारखाना अधिनियम में क्या था। तो महिला वर्ग, इसके अलावा बालक वर्ग, और इसके अलावा हम कहेंगे कि जो वयस्क थे उनके लिए क्या किया गया इसमें। ठीक है ना? तो महिलाओं के लिए 8 घंटे काम किया गया था कि कोई भी महिला फैक्ट्री में सिर्फ 8 घंटे ही काम करेगी। ठीक है ना? कोई भी महिला फैक्ट्री में सिर्फ 8 घंटे काम करेगी, यह महिला के लिए किया गया था। बालक के लिए किया गया था कि 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम उम्र के अगर कोई बालक हैं तो उनको फैक्ट्रियों में अथवा कंपनियों में काम पर नहीं लगाया जाएगा। एक बात समझना है। अच्छा, इसे ही हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है, मौलिक अधिकार में लिया गया है। अब बता देना है आपको कौन सा अनुच्छेद? 51 का मौलिक कर्तव्य में। अब बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार। 21 में अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है? मानव श्रम और बलात्कार्यों से संबंधित है, जहां पर स्पष्ट दिया गया है कि 14 साल से कम उम्र के बालकों को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 21 के बारे में जान लीजिए। अनुच्छेद 21 के 2 भाग हैं।
अनुच्छेद 21 जो केवल स्पष्ट रूप से है वह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 21 का जो है वह शिक्षा से संबंधित है, ना कि फैक्ट्रियों में काम करने से। ठीक है ना? याद रखिए, फैक्ट्रियों में काम करने की दो जगह पे चर्चा है, एक तो नीति निर्देशक तत्व में है और एक मौलिक अधिकार में। तो वहां पहुंचेंगे तो हम चर्चा कर लेंगे। बालक के लिए याद रखना है कि पहले कारखाना अधिनियम में यह निश्चित किया गया कि जो बालक होंगे वे 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कंपनियों में काम नहीं करवाया जाएगा। इसके अलावा जब वयस्क की बात आई, युवा पुरुष की बात आई, तो उनके लिए 12 घंटे कार्य अनिवार्य किया गया कि वे कंपनियों में 12 घंटे से अधिक कार्य उनको नहीं दिया जाएगा। यानी कि यह भी एक प्रकार का सुधार था। इससे पहले क्या था कि बूढ़े हो, बच्चे हो, महिला हो, सबको कंपनियों में दिन रात बैल की तरह काम करवाते रहते थे। लॉर्ड रिपन ने यह काम बढ़िया किया कि फैक्ट्रियों के लिए एक नियमावली लगा दी। अच्छा, आज भी अगर आप देखेंगे तो अधिकतर फैक्ट्रियां इसी आधार पर संचालित होती रहती है। ठीक है ना? फिर आप देखेंगे कि 1891 में जब दूसरा कारखाना अधिनियम आया तो फिर ये हुआ कि संडे की छुट्टी भी शुरू कर दी गई। मजदूरों के लिए स्पेशली शुरू की गई थी संडे की छुट्टी, कि वे भाई 6 दिन काम करते हैं तो एक दिन उनको आराम भी चाहिए, और फिर वह भी शुरू कर दिया गया था लंच डाउन के समय से। तो वह इतिहास का विषय हम इतिहास में देखेंगे। तो यह तो पहली बात हो गई। दूसरी बात इसी में क्या आई कि 1881 में इल्बर्ट विवाद हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। थोड़ा सा जान लेना है कि आखिर ये इल्बर्ट बिल विवाद क्या है। अभी भी गवर्नर जनरल कौन होंगे? लॉर्ड रिपन होंगे। इसमें यह था कि जो भारतीय न्यायाधीश होते थे उन्हें अंग्रेजों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। जैसे कोई भी भारतीय खूब पढ़ लिख के जज बना और मान लो का न्यायाधीश है और दो अंग्रेजों की आपस में लड़ाई हुई है या अंग्रेज किसी ने कोई अपराध किया है, तो उसका मुकदमा वो भारतीय न्यायाधीश नहीं सुन सकता था, वो किसी अंग्रेज को सजा नहीं दे सकता था। जबकि जो अंग्रेज न्यायाधीश बनकर आते वे अंग्रेजों का भी सुनते थे और भारत के लोगों का भी सुनते थे। ठीक है ना? तो लॉर्ड रिपन को यही बात थोड़ा सा बुरा लगा था। लॉर्ड रिपन ने एक ऐसा विधेयक बनाया था इल्बर्ट की अध्यक्षता में, जिसमें यह था कि अब भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई करेंगे और उन्हें सजा दे सकेंगे। ठीक है ना? अंग्रेजों तक जब यह बात पहुंची तो ब्रिटेन में इसका खूब बवाल हुआ कि अब भारत के लोग इतने अछूत और असभ्य लोग हैं, अब वे भी हमें सजा देंगे। तो इसलिए वहां पर इसको लेकर के काफी बवाल हुआ, और बवाल होने के बाद में लॉर्ड रिपन को यह जो प्रस्ताव था, यह जो विधेयक था, इसे निरस्त करना पड़ा। अब इसे निरस्त करने के कारण भारतीयों के मन में एक बात पैदा हुई। बात क्या पैदा हुई कि अंग्रेज भले ही कंपनी का खात्मा हो गया हो, शासन खत्म हो गया हो, हम ब्रिटेन के अधिकार में चले गए हो, लेकिन फिर भी अंग्रेज अभी हमें अपने बराबरी का नहीं समझते। अंग्रेज भी ब्रिटेन के राजा की जनता है, हम भी ब्रिटेन की राजा की जनता बन गए हैं, लेकिन अभी भी जनता जनता तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन अभी भी हमें बराबरी में नहीं समझा जा रहा है। तो भारत के लोगों के मन में एक हीन भावना यहां से आई और जिसका उन्हें बदला लेना था। दिमाग में बात आई थी कि हमें इस बात का बदला चाहिए, हमें बराबरी का हक चाहिए। जब आप भी, आपके राजा वही हैं, हमारे भी राजा वही हैं, तो कानून तो राजा का माना जाएगा और कानून सब पे बराबरी से लागू होगा। तो इस बात को लेकर के इल्बर्ट विवाद हुआ था। इसके अलावा कारखाना अधिनियम, अब इसलिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। में कांग्रेस की स्थापना हो गई, यानी इन लोगों ने मिलकर के कांग्रेस की स्थापना की, जो इस बिल से संतुष्ट नहीं थे। नौरोजी वगैरह, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, टीपी सप्रू, ये लोग इससे संतुष्ट नहीं थे।
तो उन लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भूमिका निभाई एवं उन्होंने इसकी स्थापना की। इस पर कई चर्चा हो चुका है, बहुत चर्चा इस पर नहीं करेंगे। कांग्रेस स्थापित हुआ, कांग्रेस को हम एक अलग नजरिए से देखते हैं, वर्तमान में तो और भी गंदे नजरिए से देखते हैं। शुरुआत में कांग्रेस ने देश की आजादी में एक बड़ी भूमिका निभाई और ये कह लें सबसे बड़ी भूमिका निभाई, तो भी ठीक ही है, गलत नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि केवल कांग्रेस ने निभाई, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने सबसे बड़ी भूमिका आजादी में निभाई। चाहे वे गांधी जी हों, चाहे वे सुभाष चंद्र बोस हों, और चाहे फिर वे भगत सिंह ही क्यों ना हो, एक ना एक बार वे कांग्रेस के विचारधारा के तले आए जरूर, संतुष्ट हुए जरूर। बाद में कांग्रेस उन्हें जोड़े नहीं रख सकती, वे अलग हो गए, वो अलग की बात है, ठीक है ना। अब कांग्रेस जब स्थापित हो गई तो कांग्रेसियों ने दो चीजों की मांग करनी शुरू कर दी। यहां से आपको समझना है, रिटर्न के लिए, मेंस के लिए कैसे आप क्या करेंगे। कांग्रेस की सबसे मजबूत, शुरुआती दिनों में हम यह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है उदारवादियों की संस्था थी। कई लोग कहते हैं भिखमंगों की संस्था थी, भिखारियों की संस्था थी। भाई बिपिन चंद्र पाल और अरविंद वगैरह क्या कहे, यही तो कहते इसको। तो कांग्रेस ने शुरुआत में दो चीजें, पहले तो विधि के समक्ष समानता की बात की थी, यानी कि कांग्रेस ने मांग की कि भाई जो भारत के लिए कानून बन रहा है ना, उस कानून को बनाने में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि विधि निर्माण में भागीदारी की मांग की, भागीदारी की मांग की। लिखना है कि कांग्रेस ने 1885 में क्या किया, कांग्रेस ने विधि निर्माण में, यानी भारत के लिए जो भी कानून बनेगा उसमें हमारी भी भागीदारी होगी, इसकी मांग की। और दूसरा क्या, अब कानून बन गया, तो कानून बन गया तो उसे रेगुलेट करवाना है, लागू करवाना है, अर्थात कि प्रशासन में भागीदारी की मांग की, प्रशासन में भागीदारी की मांग की थी। ये दो बातें आई थी कांग्रेस की, समझिए, जिसके कारण यह एक्ट आया। अगर पूछा जाए यह एक्ट क्यों आया था, तो सिंपल सी बात है कि इन घटनाओं को आप लिखेंगे कि क्रमशः यह घटना घटित हुई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद से, शुरुआत से ही उदारवादियों ने विधि निर्माण में भारतीयों के भागीदारी की मांग शुरू कर दी। दूसरा क्या, कि जब कानून बन जाएगा तो प्रशासन करने में, उसे रेगुलेट करवाने में भी अपनी भागीदारी की मांग शुरू कर दी। और इन्हीं दोनों मांगों को मानने के लिए ही 1892 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया था, ठीक है ना। तो अब आपको लिखना है भारत परिषद अधिनियम की शर्तें, यानी क्या क्या बातें अंग्रेजों ने हमें दी और क्या वे नहीं माने, या अगर उन्होंने ये बातें हमारी मानी तो वो कितना माने या किस रूप में माने, ठीक है ना। इस तरह से समझने से आपको आपके मेंस में लिखने में सहायता मिलेगा कि आपको किस क्रम में उसको लिखना है। और आज से अंतिम में 2 प्रश्न 3 प्रश्न हम जरूर कोशिश करेंगे कि मेंस विजन पे थोड़ा सा देखा जाए। चलिए, तो भारत परिषद अधिनियम, ये तरीका ठीक है बैठने का, बोर्ड इधर से निकलवा के इधर लगा दें, बैठिए, वो उनकी समस्या है, तरीका मत बदलिए। आइए देखते हैं, तो इसमें जो कार्य किए गए भारत परिषद अधिनियम में, पहला पॉइंट डाल के लिखना है कि केंद्रीय विधान परिषद। जब हम विधान परिषद की बात कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि 1853 में जो अधिनियम आया था, चार्टर एक्ट आया था डलहौजी के समय में, हमने बता दिया था कि किस तरह से सबसे पहले 12 विधान पार्षद बनाए गए थे, फिर विधान परिषद शुरू हुआ था, है ना। तो यहां आपको नहीं चौंकना है कि ये कब आया। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर
20 कर दिया गया, किया गया किस अधिनियम में? 1892 के अधिनियम में। केंद्रीय विधान परिषद में जितने सदस्य होते थे 16 होते थे, कितने की वृद्धि कर दी गई? 4 की वृद्धि कर दी गई, यानी अब कितने होने लगे? 20 सदस्य होने लगे। ठीक है, इसी तरह से कौन होंगे? प्रांतीय विधान परिषद। प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अच्छा, यह समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी को पढ़ते हुए आप यह भी निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि भाई आखिर लोकसभा में इतने सदस्य कैसे हैं, राज्यसभा में सदस्य कैसे हैं, क्योंकि यही प्रांतीय आगे चल करके लोकसभा बना है और केंद्रीय आगे चल करके राज्यसभा बन गया है। ठीक है ना? तो हम यह शुरू से भी जान सकते हैं कि शुरू में कितने थे, उसके बाद कितने हुए, उसके बाद कैसे कैसे इनकी संख्या यहां तक आई है, यह भी हमें समझने में एक मदद मिलेगा। तो प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अब प्रांतीय विधान परिषद की जब हम बात करते हैं तो आखिर वे कौन से प्रांतीय विधान परिषद थे? तो एक तो बंबई, लिखते रहना है, बंबई, मद्रास और बंगाल, ये 3 प्रांत थे और इन तीनों में जो संख्या थी वह 20 कर दी गई थी। पहले 15 होते थे, बढ़ा करके कितनी की गई थी? 20 की गई थी। इसके अलावा जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था वहां की सदस्य संख्या 15 कर दी गई थी। इतनी बातें याद रखनी है आपको। क्या? फिर से देख लीजिए कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या तो 16 से 20 की गई और प्रांतों में अलग अलग परिवर्तन हुआ। अलग अलग क्या? कि बंबई, मद्रास और बंगाल में 20 किया गया, जबकि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कितना कर दिया गया? 15 कर दिया गया। ये इतने कार्य हुए। इसके अलावा अब देखो भाई, कानून यहीं से तो बनना है, विधान परिषद से। तो भारत के लोगों ने मांग किया था कि हमें कानून बनाने में यानी विधि निर्माण में सहभागिता चाहिए, तो लोग संख्या बढ़ा दी गई, यानी अब आप भी शामिल हो गए कानून बनवाने की प्रक्रिया में। अब दूसरा क्या मांग था? प्रशासन में मांगे थे ना, कांग्रेस ने दूसरा मांग क्या किया था कि हमें प्रशासन में भी सहभागिता चाहिए। अब यह बात यहां से समझना आवश्यक है, यहां से इसको हटा लें कि आखिर प्रशासन भारत में किसके माध्यम से होता था। तो हम 1853 के अधिनियम को अगर हम देखेंगे, डलहौजी के बारे में समझेंगे, फिर 1858 के अधिनियम को अगर हम देखें जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म करके निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को खत्म किया गया था, उसके जगह पर भारत परिषद बनाया गया था और भारत सचिव बनाया गया था। ऐसा बनाया गया था, यानी कि अब भारत में शासन वही करते थे। तो यहां से क्या होता है इसी अधिनियम में कि प्रशासन में लिखना है, प्रशासन में भागीदारी के लिए, प्रशासन में भागीदारी के लिए 2 कदम उठते हैं। पहला क्या है कि भारत परिषद में 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया। भाई भारत परिषद में भी 2 लोग हो गए, कौन कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। हुसैन बिलग्रामी, इन 2 लोगों को कर दिया गया भारत परिषद में। वायसराय की कार्यकारिणी में कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त कर दिया गया और वह भारतीय विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ, एसपी सिन्हा।
एक भारतीय को नियुक्त किया गया किस रूप में? विधि सदस्य के रूप में। और वे नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? एसपी सिन्हा। अब यहां समझ लो, हम यह चर्चा कर चुके हैं कि भारत परिषद का जो प्रमुख होता था वह भारत सचिव होता था, और जो भारत सचिव होता था वह ब्रिटेन का संसदीय मंत्री होता था। यह बात हम कर चुके हैं। और ये कहां बैठते थे? इनका सचिव, इनका मुख्यालय कहां होता था? इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में। तो इस तरह से ब्रिटेन में बैठकर जो भारत के लिए प्रशासन करेंगे उसमें भी दो लोग पहुंच गए, केसी गुप्ता और बिलग्रामी। और भारत में वायसराय तो भारत में होते थे, गवर्नर जनरल। तो यहां भी एक लोग एसपी सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में मंजूरी दे दी गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1892 के अधिनियम में कांग्रेस की जो दो मांगे थी वो दोनों पूरी कर दी गई। शुरू में कोशिश यह थी अंग्रेजों की कि कांग्रेस की हर छोटी बड़ी मांग को पूरी कर दो, छोटी मोटी मांग को, ताकि कांग्रेस खुश रहे और हमारे लिए आगे बढ़ती रहे। कांग्रेस इसे अपनी उपलब्धि मान रही थी। वहीं पर जो कुछ उग्रवादी थे वे इसे उपलब्धि नहीं मांग रहे थे, इसे भिक्षावृत्ति मान रहे थे कि ये तो भीख मांगने के बराबर हुआ। हम क्यों मांगने, अंग्रेजों से क्यों मांगने जाए कि हमें भी शामिल करो, जब देश हमारा ही है। उनका मानना ये था। अब इसके अलावा पॉइंट नोट करेंगे, अगला पॉइंट नोट करके लिखेंगे। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। किसी के द्वारा कि भारत के लोग बजट पर बहस कर सकते थे, यानी ये पूछ सकते थे कि इतना पैसा कहां खर्च करेंगे और क्यों खर्च करेंगे। ठीक है ना? बजट पर बहस करने का अधिकार था, लेकिन दो अधिकार नहीं थे। केवल बहस कर सकते थे, मतदान नहीं कर सकते थे। मतदान नहीं करने का अधिकार मिला। इसके अलावा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। अनुपूरक प्रश्न हमने अन्यत्र भी पढ़ रखा है, आगे भी पढ़ेंगे कि संविधान में प्रश्न पूछने के लिए 3 तरीके मुख्य रूप से निर्धारित कर दिए गए। तो उन्हीं में से एक है अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न या पूरक प्रश्न क्या होते हैं? जब प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना? जैसे मैंने पूछा कल आप क्यों नहीं आए थे? सर मैं वहां गया था। अब मैं कह लूं वहां क्यों गए थे? तो ये हो गया प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछना, और यह होते हैं अनुपूरक या पूरक प्रश्न। ऐसे प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को नहीं था। ठीक है ना? और अभी भी इसे पारित होने ना होने देने का अधिकार गवर्नर जनरल या वायसराय के हाथों में बना हुआ था। तो इतने कार्य 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा संपन्न किए गए। ठीक है ना? अब आगे हमें देखना है, अगला हेडिंग डालेंगे 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 भारत शासन अधिनियम। देखिए इसके बारे में थोड़ा एक प्रश्न लिख लीजिए कि प्रश्न उस टाइप के पूछे जाते रहते हैं, तो उसकी व्याख्या के रूप में ही हम बात कर लेंगे इसको। देखिए कि भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909 जहां उदारवादियों या नरमपंथी को कहा गया है, उदारवादियों को संतुष्ट रखने के लिए लाया
गया था वहीं राष्ट्रवादियों को भ्रमित करने तथा फूट डालने हेतु भी उत्तरदायी था। विवेचना कीजिए। ऐसा यूपीएससी ने पूछ रखा है 2017 के लिए मेंस में 250 शब्दों में, ठीक है ना। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न 2018 में यूपीएससी ने पूछा है, उसको भी लिख लीजिए। भारत विभाजन की नींव मार्ले मिंटो सुधार, हम जानते हैं किसी को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार योजना में ही निहित था। में ही का अपना एक अलग महत्व हो जाता है। में ही निहित था तर्कपूर्ण विवेचना कीजिए। यह अगला प्रश्न था। इसी को लेकर के उत्तराखंड पीसीएस में प्रश्न आया था 2018 में ही मेंस में। लिखना है इसको भी कि मार्ले मिंटो सुधार योजना जहां फूट डालो राज करो की नीति पर आधारित थी, वहीं भारतीयों को संसदीय व्यवस्था से परिचित करवाने के लिए भी उत्तरदायी थी। इसका भी आपको जो है विश्लेषण करना था। अब यहां से जब आप 1900 में पहुंच गए, 20वीं सदी में आ गए हैं, तो यहां से जितने भी अधिनियम हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से प्रश्न मेंस में और प्री में दोनों में खूब बनते हैं। अब इन्हीं को हम लोग एक बार पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। हटाया जाए इनको, हटा दें। रंजीत कुमार हो गया है। मैं हटा दूं इधर से। हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले यह अधिनियम आया क्यों था, इसे जान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रत्येक प्रश्न को यदि हम देखते हैं, इसमें सबसे अच्छा प्रश्न है कि भारत विभाजन की जो नींव थी वह मार्ले मिंटो सुधार योजना से ही शुरू हो गई थी। यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर कैसे भारत आगे चल के 1947 में बढ़ता है।
लेकिन उसकी जो नींव थी, बुनियाद थी, वह मार्ले मिंटो सुधार 1909 से ही कैसे शुरू हो गई थी। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, अब हेडिंग ले लेते हैं, मार्ले मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम 1909। ठीक है ना। यह समझने से पहले कुछ इसके पूर्ववर्ती घटनाओं को समझ लेना बहुत आवश्यक है। पूर्ववर्ती घटनाओं में क्या समझना आवश्यक है कि 1895 से लेके और 1900 के बीच बंबई पूरे क्षेत्र में, लिखते जाना है, क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था। ये बात तो हमने पढ़ा ही है ना, कि भीषण अकाल पड़ा। ब्रिटिश शासन की तरफ से पहुंचाई गई सहायता क्या थी? अपर्याप्त थी। भाई अकाल पड़ा और ब्रिटिश यानी अंग्रेज जो सहायता कर रहे थे, सरकार जो सहायता कर रही थी लोगों की, वह बहुत कम थी, अपर्याप्त थी। स्थानीय जो समूह था, जिसमें कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम लिख लें कि चापेकर बंधु द्वारा इसका जिम्मेदार तत्कालीन बंबई गवर्नर आयरस को मानकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है ना। ये पहला एक क्रम। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमें पढ़ना है भारत शासन अधिनियम 1909 क्यों आया। तो उससे पहले हमें ये समझ लेना पड़ेगा। हम कहते हैं कि फूट डालो और राज करो की नीति यहां से आई, तो हमें पहले पढ़ लेना पड़ेगा कि आखिर क्यों फूट डालने की बात आ गई, अचानक से 1909 में क्यों आ गई। ठीक है ना। तो उसकी विवेचना हम कुछ इस तरह से कर लेंगे कि पहली बात तो यह है, एक घटना है यह कि 1895 से 1900 के बीच में, और मुख्य सन की बात करें तो 1897 के आसपास में बंबई में भीषण अकाल पड़ा था। अंग्रेज सरकार जो सहायता पहुंचा रही थी वह लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थी। लोग भूखे मर रहे थे, दाने दाने मर रहे थे। कुछ स्वयं सहायता समूह के लोग ऐसे में जब उनको अनाज पहुंचाने जाते थे तो ब्रिटिश सरकार उनको भी रोकती थी, पहुंचाने नहीं जाने दे रही थी। ऐसे में दो भाई थे चापेकर बंधु, उन्होंने वहां के अंग्रेज अधिकारी आयरस्ट को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और बाद में उन भाइयों को फांसी हो गई, सजा हो गई। तो यहां से एक तो क्रांतिकारी भावना अंग्रेजों के खिलाफ कि एक तो ये खुद नहीं करते, दूसरा अगर हम करेंगे तो वो भी नहीं करने देंगे। ठीक है ना। तो अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांतिकारी भावना मन में स्वतः पैदा हो जाती है। ये पहली बात, ये पहली घटना है। अब दूसरी घटना क्या है कि 1905 में बंगाल विभाजन है ना, बंगाल विभाजन की घोषणा, जिसको हम बंग भंग कहते हैं। मतलब लॉर्ड कर्जन ने लगे हाथ, एक तो मामला निपट ही नहीं रहा था, दूसरा भी लगा दिया कि हम बंगाल का विभाजन कर देंगे, बंग भंग। अब बंगाल का विभाजन अन्यथा हम चर्चा कर लेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं
कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में इस हिसाब से बांटा जाना था। लॉर्ड कर्जन की इच्छा यह थी, लॉर्ड कर्जन यह जानता था कि जब तक हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं तब तक अंग्रेज मजबूत नहीं हो पाएंगे। इसलिए वह चाहता था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग हो जाएं। अब अलग अलग कैसे होंगे? तो तत्कालीन समय में, यानी उस समय में हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा जो केंद्र था वह था बंगाल। तो उसने बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ने का मन बनाया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। फिर यह हुआ कि पूर्वी बंगाल में केवल मुस्लिम और पश्चिमी बंगाल में केवल हिंदू। मतलब उसने अपनी रिपोर्ट में ऐसा नहीं लिखा था। रिपोर्ट में जब उससे मांगा गया ब्रिटिश संसद में कि भाई क्यों तोड़ रहे हो, तो उसने कहा कि इसलिए तोड़ रहे हैं महोदय, बहुत लंबा है, बहुत लंबा राज्य है और किसी एक व्यक्ति को वहां शासन करना बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए उसको दो टुकड़े में तोड़ दे रहे हैं। यानी उसने बताया कि प्रशासन संबंधी जो असुविधा है उसको दूर करने के लिए बंगाल को तोड़ रहे हैं। जबकि उसके ध्यान में मुख्य बात क्या था कि हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर देना। पूर्वी बंगाल में इस तरह से मुस्लिम की संख्या अधिक थी, कुछ हिंदू वहां पर छोड़ दिया। पश्चिम बंगाल में हिंदू की संख्या अधिक थी, कुछ मुस्लिम यहां पर छोड़ दिया। अब जो काम पूर्वी बंगाल में होता वो मुस्लिमों के लिए होता, हिंदू के लिए नहीं होता, तो हिंदू मुस्लिम वहां पर आमने सामने खड़े हो जाते। इस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए होता, मुस्लिमों के लिए जब नहीं करवाता तो हिंदू मुस्लिम यहाँ खड़े हो जाते आमने सामने। तो इस तरह से बंगाल विभाजन इसने कर दिया था, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को लड़वाया गया। इसका विरोध कई व्यक्तियों ने किया उस समय। अली बंधुओं ने किया, सैयद अली, ये लोग। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको राखी दिवस के रूप में मनवाया। हिंदुओं और मुसलमानों ने सबने एक दूसरे को राखी बांधा। काला दिवस के रूप में मनाया गया, यानी लोगों ने यहां पर राष्ट्र के प्रति भक्ति प्रदर्शित की। हिंदू मुस्लिम अलग नहीं हुए, सब एक दूसरे से गले मिले, इकट्ठे हो गए। यानी यहां पर जो ये क्रांतिकारी बात थी, वहां क्रांतिकारी को छोड़ करके यहां पर किसकी बात आ गई? राष्ट्रवाद की बात आ गई। आप अपने प्रश्न को पकड़िए। प्रश्न में स्पष्ट कह रहा है कि 1909 का जो अधिनियम था उदारवादियों को संतुष्ट कर रहा था, तो राष्ट्रवादियों को भ्रमित कर रहा था। मतलब राष्ट्रवादी लोग यही नहीं समझ पा रहे थे कि ये अधिनियम ठीक है कि नहीं ठीक है, इसके लिए हमें अंग्रेजों का विरोध करना है कि नहीं करना है, सपोर्ट करना है। कंफ्यूज थे वो, तो ऐसा इसलिए बनाया गया। तो एक तो 1905 में ये बात हो गई। तो एक इसका उदाहरण आप समझ के चलेंगे यहां पर राष्ट्रवाद की, कि बंगाल विभाजन हुआ तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आ गई। जात से हटके लोगों ने ये सोचा कि मेरे लिए राष्ट्र सबसे बड़ा है। और इसके बाद में 1906 में और आगे बढ़ा गया, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। यह भी एक कारण था। और जब इन्होंने इतना सारा काम कर ही लिया तो भारत के लोग भी क्यों ना एक काम कर दें। हम भारत के लोग अपना तरीका सबसे अलग रखते हैं। फिर क्या हुआ कि खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने क्या किया? बम फोड़ दिया। ठीक है ना, और कर लो। तो ये तरीका उनका अपने समझ में आया। भाई नहीं समझ रहे हो, क्या करेगा अगला? राशन पहुंचाने नहीं दे रहे हो, प्रदेश भी बांट दिए हो, मुस्लिम लीग अलग बना दिए हो। फिर क्या हुआ? मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ और इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि क्या घटना घटित हुआ। यानी अब यहां से शुरू हो गई प्रतिक्रिया देनी। 1907 में हमने उदारवादियों को भी नकार दिया सूरत अधिवेशन से कि तुम्हारे भरोसे तो हो चुका, अब हम लोग अपने भरोसे पर मार धाड़ करके आजाद करवा लेंगे। और पहला ही बम अगले साल फोड़ दिया। अब अंग्रेज के मन में डर पैदा हुआ कि ये तो अभी जहां शांति से समझ रहे थे, कांग्रेस के अंडर में जब तक थे, हमसे मांग रहे थे, अब मांग नहीं रहे, अब बम फोड़ रहे हैं। यानी अब ये लोग लड़ेंगे भिड़ेंगे। अब ये लोग लड़ेंगे भिड़ेंगे, ऐसे में हम इनसे लड़के नहीं जीत सकते। तब क्या करेंगे? तो ये हुआ कि अब इनमें फूट डाल दिया जाएगा।
आपस में इनका बंटवारा करवा दिया जाए, फूट डलवा दिया जाए। आपस में बंटवारा किस चीज का करवाना था? तो भाई मुस्लिम लीग बना ही दिए थे, मुस्लिम लीग एक अलग संस्था बन गई थी, बंगाल का विभाजन भी हो गया था, फिर भी हिंदू मुस्लिम एकता में कमी नहीं आई थी। अब अंग्रेज इस बात को लेकर परेशान थे कि अब अगला क्या कदम उठा लें अलग करवाने का। तो उनके समझ में एक बात आई कि ऐसा करो कि मुस्लिमों को वोट डालने का अधिकार अलग कर दो, हिंदुओं को अलग कर दो। इस तरह से मुस्लिम अलग वोट डालेंगे, हिंदू अलग वोट डालेंगे। और मजे की बात क्या कि आप प्रत्यक्ष होगा, मतलब डालने नहीं जाना है, हम खुद ही मान लेंगे कि तुम मुस्लिम हो तो तुमने इनको ही वोट दिया होगा, और तुम हिंदू हो तो तुम इनको ही दिए होगे। बात समझ लीजिए। अब समझिए, जब एक मुस्लिम मुस्लिम को ही वोट दे सकता है, इसका मतलब है मुस्लिमों का आगे चल के एक अलग विधायक बनता, फिर उनका अगला एक अपना मुख्यमंत्री बनता, मुस्लिमों का अपना एक अलग प्रधानमंत्री बनता। इसी तरह से हिंदुओं के अलग विधायक होते, अलग मुख्यमंत्री होते, अलग प्रधानमंत्री होते। अब देश तो एक ही है। अब एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे होते? अर्थात क्या होता? मुल्क का होता। तो प्रश्न ने आपने पढ़ा कि प्रश्न यही पूछा गया था कि भारत विभाजन का जो मूल था, जो नींव था, वह 1909 के मार्ले मिंटो सुधार योजना में ही निहित था। यह बात समझ में आ गई है ना? तो अब हमें केवल इसके व्याख्या को आगे बढ़ाते रहना है, समझते रहना है। क्या लिख लिए हैं? हाँ, मुजफ्फरपुर बम कांड। अब लिखना है कि अतः राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी योजनाओं को कमजोर करने के लिए फूट डालो तथा राज करो की नीति का अनुसरण किया गया। ठीक है ना? अब अनुसरण कैसे करने हैं? आप प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरुआत की गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई यहां से। दूसरी बात, मुस्लिम हेतु पृथक मताधिकार तथा पृथक मताधिकार का मतलब क्या हुआ भाई? मत का अधिकार तो सबको समान होना चाहिए, लेकिन नहीं, मुस्लिमों को अलग से मत का अधिकार दिया गया। पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था की गई, ठीक है ना? मुस्लिम है तो पृथक निर्वाचक क्षेत्र और पृथक मताधिकार की भी व्यवस्था कर दी गई इसमें जो है। फिर तीसरा इसमें क्या आया कि 3 प्रकार के निर्वाचक क्षेत्र बनाए गए। सामान्य क्षेत्र, वर्ग विशेष और विशेष। सामान्य क्षेत्र थे, वर्ग विशेष क्षेत्र थे और विशेष क्षेत्र थे।
तो इस तरह से 3 प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र जो है उन्होंने स्थापित किया। मुस्लिमों के लिए अलग मत का प्रयोग किया गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई, और इसके अलावा जो केंद्रीय विधायिका थी और प्रांतीय विधायिका थी उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया। तो हटा दे एक बार इसको, हटा इसको। लिखिए, पॉइंट डाल के लिखिए। केंद्रीय तथा प्रांतीय, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिका में, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिका में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। ठीक है ना? तो इतने कार्य इस 1909 के अधिनियम में किए गए। अब आगे देखना है, अब एक कोटेशन नोट कर लीजिए। कोटेशन में लॉर्ड मिंटो जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने लॉर्ड मार्ले को एक पत्र लिखा था। मार्ले उस समय भारत के वायसराय थे, सॉरी वायसराय नहीं, भारत सचिव थे। वायसराय ये मिंटो थे और भारत सचिव मार्ले थे। तो लिखेंगे लॉर्ड मार्ले ने, लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को एक पत्र लिखा था। मिंटो ने मार्ले को एक पत्र लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका फल अत्यंत भीषण होगा, जिसका फल अत्यंत भीषण होगा। ठीक है ना? तो यह इतने इससे संबंधित हैं। अब आगे है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919, है ना? भारत शासन अधिनियम 1919। इसके बारे में हम जाने इससे पहले फिर ये जान लेते हैं कि आखिर यह आया क्यों था। तो आया क्यों था, जब हम जानने जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि एक तो होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हो गया था। होम रूल आंदोलन के कारण भारत के लोगों में स्वशासन को लेकर जागरूकता बढ़ गई थी। ठीक है ना? होम रूल का मतलब ये, होम मतलब घर, रूल मतलब शासन करना। होम रूल आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा ही है कि अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की 1916 में, और केवल होम रूल की बात की जाए तो तिलक ने किया था पूरे में, वो भी 1916 में। पहले तिलक ने किया था और बाद में एनी बेसेंट ने किया था, है ना? तो होम रूल आंदोलन के कारण भारत के लोगों में एक स्वशासन की जो बात थी उसकी भावना लोगों में पैदा हो गई थी। ठीक है ना? दूसरा, गांधीवाद का धीरे धीरे परंतु प्रसार होना
कहने का मतलब यह है कि गांधी जी की जो कुछ प्रमुख सिद्धांत थे, गांधीवाद का जो असर था, धीरे धीरे ही सही, क्योंकि 15 में गांधी आए थे, 17 में चंपारण कर चुके थे, 18 में खेड़ा अहमदाबाद भी कर चुके थे, तो वह भी कहीं ना कहीं एक प्रभाव अपना लोगों के दिमाग पर डाल रहा था, वह भी लोगों को प्रभावित कर रहा था। इसके अलावा 1916 में लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें हुआ क्या था कि कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिल गए थे आपस में, है ना। इनमें एकता हो गई थी, यानी कि 1909 के द्वारा जो अंग्रेज फूट डालना चाहते थे, 1916 में जाकर के वे दोनों भी आपस में मिल गए। इसके अलावा इसी लखनऊ समझौता में क्या हुआ कि नरमपंथी और गरमपंथी यानी उदारवादी और उग्रवादी, यह भी दोनों आपस में मिल गए थे। तो अंग्रेजों ने क्या देखा, सरकार ने क्या देखा कि भारत के लिए सारी चीजें बड़ी नॉर्मल हो रही है इस वर्ष, सारी चीजें भारत के फेवर में हो रही है। एक तो भारत के लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं अपने शासन को लेकर के। हम जानते नहीं थे कि हमारा शासन आएगा तो हम करेंगे क्या, क्योंकि हम इतने समय से गुलाम हो गए थे, हमें पता नहीं था कि एक आजाद आदमी करता क्या है, क्या क्या कर सकता है। तब ये होम रूल के लोग जो लोग थे ना, ये सड़कों पर, गांवों में, चौराहों पर नाटक करते थे, स्वांग रचते थे। उसमें एक आजाद आदमी बनता था, एक गुलाम बनता था, कोई अंग्रेज बनता था, नुक्कड़ पर नाटक करके दिखाते थे कि आजाद वाला ये काम कर सकता है, गुलाम वाला ये काम कर सकता है। हमको जागरूक किया इन लोगों ने, तब हम जान पाए कि अगर हम स्वतंत्र होंगे तो करेंगे क्या, वरना हमें पता ही नहीं था हम करेंगे क्या। चलो अंग्रेज चले गए तो काम तो तब भी फैक्ट्री में ही करना है, तब भी तो खेती करनी है नहीं। आज भी आप राजनीति को लेकर के देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी देश के आगे बढ़ने में लोगों का राजनैतिक रूप से जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि किसी कौम को पीछे कर दें, किसी जात को पीछे कर दें, तो उसके राजनीतिक अधिकार छीन लीजिए, वो अपने आप पीछे हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं वो आगे हो, तो राजनीतिक अधिकार उसके बढ़ाइए, वो अपने आप धीरे धीरे आगे होता चला जाएगा। आज भी हमारे यहाँ क्या है, राजनीति की जब बात करेंगे तो गांव में जो किसान होते हैं क्या कहते हैं, अरे क्या मतलब है, वो हमारा खेत जोतने थोड़ी आएंगे, करना तो हमें जोतने नहीं आएंगे, लेकिन किससे जोतोगे इस पर प्रभाव पड़ेगा। राजनीति गलत है तो महंगा हो जाएगा, खरीदोगे कैसे, खाद महंगा हो गया तो डालोगे कहां से, सिंचाई महंगी हो गई तो करोगे कैसे। तो करने तो वो नहीं आएंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रभाव आना है। तो अंग्रेजों ने देखा कि भाई भारत के लोग जो है वे शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो गए अपने शासन को लेके। गांधी जी ऊपर से एक और बाउंडर बन के आ गए हैं, धीरे धीरे सही, लेकिन उनका भी प्रभाव चल रहा है लोगों के। आज के टाइम में अगर गांधी होते तो उनका क्या प्रभाव होता, सही बता रहे हैं। ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रभाव है, इससे ज्यादा प्रभाव होता उनका। मतलब बिपिन चंद्रा में देखिए, किताब पढ़िए, भगवान विष्णु से थोड़ा सा कम है केवल गांधी जी। अगर आप बिपिन चंद्रा को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही महसूस होगा, हाँ, कि गांधी जी भगवान विष्णु से बस 2-4 कदम धीमे धीमे चल रहे थे जानबूझ के, नहीं तो उनसे कम तो नहीं है। अवतारी पूछते, वाकई में लोग चमत्कार समझते थे गांधी को। लोगों को, बिपिन चंद्रा ने लिखा है कि लोगों को यह विश्वास हो गया था कि अब गांधी कुछ भी कर सकते हैं, गांधी रोगों को दूर कर सकते हैं, गांधी अगर किसी को छू लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। गांधी जहां पहुंचते थे लोग भीड़ लगाते थे कि गांधी उन पे नजर डालेंगे तो उनके पाप मिट जाएंगे। गांधी इतने चमत्कारी व्यक्ति थे भाई उस समय। हाँ, गांधी एक देवता थे, उस युग के तो देवता थे। जैसे एक बात समझ लीजिए, हम देवता में क्या ढूंढना चाहते हैं, तो अगर हम ऐसी चीजें ढूंढना चाहते हैं तो गांधी ने, मेरा मानना है कि 2-4 कम ज्यादा
रहे होंगे। अच्छा, एक बात और है, हम यह भी जाने कि गांधी कौन थे, आदमी या देवता? आदमी समझेंगे या उन्हें वाकई में देवता समझेंगे? अगर आदमी समझते हैं तो आप गांधी में गलती मत ढूंढिए, क्योंकि गलती तो आदमियों में होती ही है, इंसानों में तो गलती होती ही है। और अगर आप उन्हें देवता समझते हैं तो देवताओं में गलती ढूंढने का आपका अधिकार क्या है? बताइए। अगर आप उन्हें इंसान समझते हैं तो इंसानों से तो गलती होती रहती है, और अगर आप उन्हें देवता समझते हैं तो देवताओं में आप कब से गलती ढूंढने के काबिल हो गए? अर्थात आप तब भी काबिल नहीं थे। मोनू कह रहा हम मनाई समझे। गांधी को विवाद से दूर रखते हैं, फिर कभी चर्चा होगी। आइए देखते हैं। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलन भी हो गया। दोनों मिलके काम करेंगे। नरमपंथी और गरमपंथी यानी बूढ़े और जवान भी एक हो गए, सब मिलके काम करेंगे। अब अंग्रेजों को यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हुआ। उनको लगा कि अब अगर हमने भारत के लोगों को कुछ नहीं दिया, बदले में रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया, जैसे इतना इतना लोग किए हैं ना, तो एक सम्मान दीजिए उनको। हाँ, आपने ये किया, ठीक है, ये ले लीजिए। अगर हमने नहीं दिया तो वो हमारे खिलाफ विरोध पर उतर आएंगे, और उसी को इनाम देने के लिए उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1919 बनाया था। अब देखते हैं कि इनाम के रूप में उन्होंने क्या दिया है। तो हटाया जाए इसको। तो पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत यहीं से हुई है। महिलाओं को मत अधिकार यानी मतदान का अधिकार, वही महिलाओं को मतदान करने का अधिकार भी यहीं से दिया गया है 1919 के अधिनियम से। लोक लेखा समिति की स्थापना की गई 1919 के अधिनियम से। इसके अलावा जो वायसराय होता था, वायसराय को कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। यानी वायसराय को कैग की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। इस समय राष्ट्रपति को है। यह सारे तो मोटे मोटे काम हुए उनके द्वारा। इसके अलावा केंद्रीय व्यवस्थापिका में विभाजन करके द्विसदनात्मक बनाया गया। केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी केंद्रीय विधान परिषद की बात हम कर सकते हैं। तो केंद्रीय विधान परिषद को दो भागों में बांट दिया गया, यानी कि वो दो सदन हो गए। और वह दो सदन कौन कौन से बने? तो एक को हम राज्य परिषद कहा गया और दूसरे को विधान सभा कहा गया। उस समय क्या कहा गया था? राज्य परिषद और विधान सभा कहा गया था। जो राज्य परिषद होता इसको उच्च सदन कहा जाता था, और जो विधान सभा होता इसको निम्न सदन कहा जाता था। ठीक है ना? राज्य परिषद और विधान सभा। जो राज्य परिषद होता इसमें कुल 60 सदस्य होते थे।
कुल कितने सदस्य होंगे? 60 सदस्य होते थे। और जो विधान सभा होता इसमें 145 सदस्य होते थे। ठीक है, हटाया जाए ऊपर से। एक बार फिर से समझ लीजिए कि 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका को दो भागों में बांटा गया था। दो सदन बनाए गए थे, एक था राज्य परिषद और एक विधानसभा। राज्य परिषद को उच्च सदन कहा गया जिसमें 60 सदस्य होते थे। विधानसभा दूसरा था जिसको निम्न सदन कहा गया, इसमें 145 होते थे। अब इसके जो 60 सदस्य होते थे, यानी जो राज्य परिषद था इसके जो 60 सदस्य होते थे, इसमें से जो 34 सदस्य थे वे निर्वाचित होते थे और इसके अलावा जो 26 सदस्य होते थे वे मनोनीत किए जाते थे। इसी तरह से जो विधानसभा था, यानी कि जो निम्न सदन होता, जो विधानसभा होता, इसके 104 सदस्य निर्वाचित होते और शेष 41 सदस्य जो इसके होते वे मनोनीत होते। आज भी आप देखते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल सदस्यों को मनोनीत करते रहते हैं। ठीक है ना। अब इस तरह से हम यहां पर देखेंगे तो जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा है वर्तमान में उच्च सदन और निम्न सदन, यहां पर आ गई ना वही बात। यानी हम कह सकते हैं कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई। कह सकते हैं ना। हाँ, तो लिखना है अर्थात भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत, भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इतना लिख लिए हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे, इसी में लिखेंगे इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधायिका इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधायिका तथा प्रांतीय विधायिका के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। केंद्रीय विधायिका तथा प्रांतीय विधायिका तथा प्रांतीय विधायिका के कार्यों को अलग किया गया, के कार्यों को अलग किया गया। अब जो प्रांतीय विधायिका थी इसके कार्य को दो भागों में बांटा गया। यहां पर समझना है, जो केंद्रीय विधायिका था, इस केंद्रीय विधायिका का शासन किसको करना था? वायसराय को करना था। किसको करना था? वायसराय एवं उसकी जो कार्यकारिणी होती थी वह केंद्र में काम करती। जो प्रांतीय विधायिका थी इसके दो विषय बनाए गए, एक जिसको आप मुख्य विषय कह लेंगे और एक दूसरा जिसको आप उप विषय कह सकते हैं, मुख्य विषय या उप विषय। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो इनको हम मुख्य विषय और हस्तांतरित विषय कह सकते हैं। हस्तांतरित विषय बनाया गया था। तो इस तरह से दो भागों में बांटा गया। जो मुख्य विषय थे इसमें पुलिस
विधि यानी कानून, वित्त, पुलिस, विधि, कानून, विधि और कानून एक ही है, वित्त। यह 3 मामले इनको दिए गए जो हस्तांतरित विषय थे। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा और स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और स्वशासन, ये 4 विषय हस्तांतरित विषय बनाए गए। पुलिस, विधि और वित्त, यह 3 मुख्य विषय बनाए गए। अब इसको समझना है कि मुख्य विषय पर गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी को शासन करना था, और जो हस्तांतरित विषय होता, इस हस्तांतरित विषय पर गवर्नर जनरल तथा उसकी भारतीय मंत्रिपरिषद द्वारा शासन किया जाना था। एक बार फिर से समझो इस बात को कि इस अधिनियम में एक तो केंद्रीय विधायिका और एक प्रांतीय विधायिका अलग अलग कार्य कर दिए गए। केंद्रीय विधायिका का शासन किसके हाथ में है? वायसराय, उसकी कार्यकारिणी। प्रांतीय विधायिका के 2 विषय हो गए, मुख्य विषय और हस्तांतरित विषय। मुख्य विषय में पुलिस, विधि और वित्त के लिए जो कानून बनाना था वह गवर्नर जनरल बनाएगा। किसकी सहायता से? जो उसके कार्यकारिणी या उसके परिषद में शामिल है। जबकि जो हस्तांतरित विषय थे उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और स्वशासन की बात थी, उसमें हम भारतीयों को अधिकार दिया गया था। इधर हम लोग शामिल नहीं किए गए थे, हम लोग इधर शामिल किए गए थे। तो इस वाले में हस्तांतरित विषय में गवर्नर जनरल ही मेन होगा, लेकिन शासन किसकी सहायता से करेगा? भारतीय मंत्रिपरिषद की सहायता से वह शासन करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही प्रांत में, यहां ध्यान दो, एक ही प्रांत में 2 अलग अलग लोग कानून बनाएंगे। जहां इस 3 का मामला होगा वहां पर गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी कानून बनाएगी। जहां इस 4 का मामला होगा गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्रिपरिषद कानून बनाएंगे। अर्थात प्रांतों में 2 लोग शासन करेंगे अलग अलग प्रकार से। इसी को कहा गया प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की गई। बात समझ में आया ना? तो अब यहां से लिखना है नीचे कि अर्थात इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई या फिर से शुरुआत की गई। अब यहां पर यह ध्यान देना है आपको कि भारत में इसकी शुरुआत यहां से नहीं हुई। हमने बंगाल के संदर्भ में पढ़ रखा था लॉर्ड क्लाइव को लेकर के, तो उसकी चर्चा यहां पर नहीं है, क्योंकि फिर हमने पढ़ा था कि 72 में खत्म कर दिया गया था हेस्टिंग के द्वारा, है ना?